हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हेलो एल्केन और हेलो एरिन कंसिडर किए जाते हैं, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उनके जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, जो आंसर्स है, वो आपको बताने वाला हूं। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है एज अ पार्ट 1 जिसके अंदर स्टार्टिंग वाले 15 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ये उसी का पार्ट सेकंड है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से ऑलमोस्ट 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको बड़े ध्यान से एक बार आप पढ़िएगा। अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया जाए तो इसमें किस प्रकार के रिएक्शंस जो होंगे ये बड़ी आसानी से होंगे। और ऑप्शंस के अंदर आपको SN1 SN2 दे रखे हैं जो कि एल्किल हैलाइड में अक्सर होते हैं, और उसके अलावा एलिमिनेशन या फिर एसएमाइजेशन भी आपको दिया हुआ है। तो बच्चों, पहली बात, एल्किल हैलाइड के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें से अपन अगर करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की बात कर लें, ज्यादा होने वाले रिएक्शंस की बात कर लें, तो वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन, जिसको NSR या SN1 SN2 बोला जाता है। तो इसलिए आप इसमें एलिमिनेशन की या रेसिमाइजेशन की बात तो नहीं करोगे। अब SN1 SN2 में से कौन सा वाला आंसर माना जाएगा? तो बच्चों देखिए, सीधा सा सबसे पहले आप रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो दिमाग में रखिए, अपने आप आंसर आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना चाहूं तो SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये डिसाइड होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के बिहाफ पर। और आप जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी या सेकेंडरी से ज्यादा है, और इसी बिहाफ पर जो SN1 रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है थोड़ी कम, और जो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी मानी जाती है सबसे कम। और अगर मैं बात करता हूं SN2 टाइप के रिएक्शंस की, तो SN2 टाइप के रिएक्शंस को स्टीरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है, और इसीलिए जितने लिमिटेड या कम एल्किल ग्रुप हेलोजन वाले कार्बन से जुड़े हुए होंगे तो वहां पर रिएक्शन स्मूथर होगा। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है उसमें प्रेफरेबल कौन है, तो आप आराम से इस डिफरेंस के बाद समझ गए होंगे कि प्राइमरी हैलाइड के लिए फेवरेबल कौन है? SN2। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से रीड करिए। Which of the following alkyl halide will undergo SN1 reactions most readily? कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन आसानी से शो करेगा। अब देखिए बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मली एल्किल ग्रुप बदल करके अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तब तो कार्बोकेटाइन के बिहाफ पर आप डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यहां पर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन पर हेलोजन जोड़ करके दे रखा है, तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तो बात यहां कर नहीं पाओगे, बल्कि यहां पर आपको कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड की बात करनी पड़ेगी। जो बॉन्ड वीकर होगा, जो बॉन्ड कमजोर होगा, वो आसानी से टूटेगा। लिविंग ग्रुप के हिसाब से भी आप इसको बता सकते हैं। तो कुल मिला के हेलोजन के हिसाब से आप यहां पर डिसाइड करिएगा। ओके, और जैसे मैंने हेलोजन बोला तो आप समझ ही गए होंगे कि सर हेलोजन्स के अंदर साइज का वेरिएशन डोमिनेटिंग माना जाता है। तो जो आयोडीन है इसका साइज रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए एज अ कॉन्सेप्ट। तो अपन इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट बॉन्ड। बॉन्ड अगर लॉन्गेस्ट होता है तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होने से होता क्या है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये मानी जाती है कम, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम है तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। बॉन्ड कमजोर हो जाएगा यानी कि वो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो जो रिएक्टिविटी है वो उसी की सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अल्टीमेटली जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक एल्किल आयोडाइड, इसकी रिएक्टिविटी SN1 के लिए, इवन SN2 भी अगर होता तो भी यही कॉन्सेप्ट लगता। तो SN1 SN2 दोनों के ही लिए एल्किल आयोडाइड की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों ये मानी जाती है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेसिक सवाल है जिसके अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से स्ट्रक्चर को आप देखिए। एक कार्बन चेन आपको दे रखी है और उसके साथ साथ एक सब्स्टिट्यूएंट
हेलोजन आपको दे रखा है जिसका सफिक्स नहीं होता है, जिसका हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी चेन जो मिलेगी ये मिलेगी 4 कार्बन वाली, ऐसे, ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा कि सर अपन ऐसे भी तो जा सकते थे, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, राइट हैंड साइड में भी 4 कार्बन की चेन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि अगर आप राइट हैंड साइड में चले हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ओके। और अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चेन लेते तो इसके अंदर कार्बन की जो लेंथ है वो तो बराबर रहती, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एक ही रहता। तो आईयूपीएससी का रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इस भी पर अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन या पीसी चेन यहां पर डिसाइड कर लेते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल कार्बन चेन बना है इसके अंदर नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट आ जाए, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल नंबर आप दे पाए। तो ये हो जाएगा आई थिंक ऐसे, क्योंकि है ना, क्योंकि इसमें नंबर 1 मिल पा रहा है एज अ लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये हो गया 1 2, इथाइल को ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 4, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका नंबरिंग। आराम से आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहां पर आपको दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, रीड केयरफुली, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बच्चों इसी भी पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ डाई इथाइल ब्रोमोमिथेन। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, है तो छोटा सा लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। तो एक कंडेंस फॉर्मूला एज अ नेम आपको दे रखा है और इसका आईयूपीएससी नेम आपको बनाना है। तो सबसे पहले इसको अपन एक्सपांड कर लेते हैं, तभी तो प्रिंसिपल कार्बन चेन या रूट वर्ड बता पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, है ना, सबसे लास्ट में आपको बता रखा है मिथेन यानी कि 1 कार्बन, ठीक है। अब इस पर क्या जोड़ा हुआ है, डाई इथाइल ब्रोमो, यानी कि इथाइल आपको जोड़ना है 2 बार, जोड़ देते हैं CH3CH2 इथाइल, ठीक है ना। सिमिलरली CH2CH3, तो बच्चों ये तो हो गया डाई इथाइल। इसके साथ साथ ब्रोमो भी आपको जोड़ना है, तो यहां पर एक मैंने ब्रोमो जोड़ दिया। और ऑर्गेनिक के अंदर आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट वैलेंसी किससे फुलफिल की जाती है, हाइड्रोजन से। तो एक बच्चा कुचा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये जो एक डिराइव नेम दिया हुआ था, कंडेंस नेम दिया हुआ था, इसके बिहाफ पर आपने स्ट्रक्चर बना लिया सबसे पहले ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर अपन इसका आईयूपीएससी नाम बना लेते हैं, जो कि बड़ा आसान आपको लग रहा होगा क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो आप किसी भी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नंबरिंग कर लीजिए। आराम से देखिए, जो ब्रोमो है ये सेंटर पे आ रहा है, जो लेफ्ट और राइट से सेम नंबर पाएगा तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बढ़िया सवाल है क्योंकि इसके अंदर एराइल हैलाइड को कंसिडर किया हुआ है। अब एराइल हैलाइड के अंदर जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर कभी कभार तो बेंजीन रिंग को टारगेट किया जाता है और कभी कभार उस पर जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसको टारगेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िए रिएक्शन को। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड्स, ठीक है ना। टोलुइन की जो रिएक्शन है, लिख देता हूं आपके लिए एक बार बच्चों, ये तो हो गया टोलुइन। अब ये जो टोलुइन है इसकी रिएक्शन आपको करनी है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है ना, और एब्सेंस ऑफ द लाइट। तो भैया लाइट नहीं है तो ठीक है ना, लाइट नहीं है तो लाइट की बात ही मत करो, लाइट होती तो अपन उसकी बात कर लेते। अब आराम से सोचो, मेटल की प्रेजेंस में जो Cl2 है ये FeCl3 बना लेगा जो कि लेविस एसिड कैटलिस्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली वो Cl2 को Cl+ Cl- में तोड़ेगा और जैसे ही Cl+ बनेगा तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ESR। और आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों की जो टोलुइन होता है इसके अंदर जो मिथाइल होता है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये ऑर्थो पोजीशन पर भी अटैक करेगा और ये पैरा पोजीशन पर भी अटैक करेगा। तो इन दोनों का मिक्सर आंसर होना चाहिए और ये ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ आपको दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। एक्चुअली होता है क्या बच्चों, अगर मेटल नहीं होता
और अगर यहाँ पर लाइट का प्रेजेंस होता ना तो टोल्यूइन के अंदर जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है वहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर देता और तब जाकर के ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो सकता था, बट यहाँ कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है और इसीलिए अपन ESR मान करके इसका आंसर डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा। क्लोरोमिथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया मेनली यील्ड्स। मैं एक बार रिएक्शन लिख करके आपको बताना चाहूंगा। एक तो आपको लेना है क्लोरोमिथेन, तो क्लोरोमिथेन का मतलब क्या हो गया? क्लोरोमिथेन का मतलब क्या हो गया? CH3Cl। इसकी रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको करवानी है अमोनिया के साथ। एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन फेमस NSR रिएक्शन मानी जाती है, जिसके अंदर क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और अमोनिया के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है NH2 वो यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अपना जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? CH3NH2, और जो बाई प्रोडक्ट यहां पर बनता है ये क्या बनता है? HCl। अब से इस रिएक्शन के अंदर जो मजेदार बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है, जिसको टारगेट करके यहां भी आपसे पूछा हुआ है, वो ये है कि यार एक्सेस आखिर किसका है। अगर मैं 1:1 मान करके चलता तो ठीक है, इस तरह से मैं रिएक्शन सॉल्व कर लेता, लेकिन इसमें एक्सेस आखिर किसका है? कभी कभार बच्चों आपको मिथाइल क्लोराइड का एक्सेस दिया जाता है, तो अगर मिथाइल क्लोराइड का एक्सेस देंगे ना तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फर्दर रिएक्शन करता चला जाएगा। पहले प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेकेंडरी एमीन टर्शी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सफिशिएंट मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो जो टर्शी एमीन होता है वो वापस से मिथाइल क्लोराइड से जुड़ करके क्वाटरनरी सॉल्ट का निर्माण कर लेगा। लेकिन यहां पर हम नहीं चाहते, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप इस तरह का आंसर बनाए, और इसलिए इन्होंने जो एक्सेस दिया हुआ है वो अमोनिया का दिया हुआ है। सॉरी, ध्यान से पढ़िएगा, जो एक्सेस दिया हुआ है वो अमोनिया का दिया हुआ है, और अगर अमोनिया का एक्सेस दिया हुआ है तो इसके अंदर जो क्वाटरनरी सॉल्ट या सेकेंडरी टर्शी एमीन बनने की प्रोबेबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो एक्सेस नहीं है बल्कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर होगा क्या? केवल और केवल एक बार रिएक्शन होगी और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो मिथाइल एमीन बनेगा, यानी कि वहां जाकर के रिएक्शन रुक जाएगी। तो आपका जो आंसर है इसके अंदर वो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, मॉलिक्यूल whose mirror image is non-superimposable over them are known as Chiral. Which of the following molecule is Chiral in nature? 4 कंपाउंड आपको दे रखे हैं और आपसे Chiral मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चों, Chiral मॉलिक्यूल को पहचानने का जो प्रैक्टिकल तरीका होता है वो तो यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही आपको बता रखा है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली चेक करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी स्ट्रक्चर आपको दे रखी है उसमें आप Chiral कार्बन चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में सिंगल Chiral कार्बन प्रेजेंट होगा तो आप मान करके चलिए उसको ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि Chiral मॉलिक्यूल, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज मॉलिक्यूल हमेशा माना जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं? Chiral कार्बन की बात कर लेते हैं, Chiral कार्बन को चेक कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें आपको दिया हुआ है 2-ब्रोमोब्यूटेन। स्ट्रक्चर बनाइए एक बार। सबसे पहले मैंने ब्यूटेन सोचा, फिर जो नंबर 2 है इस पे ब्रोमीन जोड़ दिया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला कार्बन Chiral हो गया। Chiral कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको बोला जा रहा है 1-ब्रोमोब्यूटेन, यानी 4 कार्बन की चेन तो आपको लिखनी ही है एज अ ब्यूटेन, लेकिन नंबर 1 पे ब्रोमीन जोड़ना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कोई भी कार्बन Chiral कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है 2-ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि आपको 3 कार्बन की चेन लेनी है और नंबर 2 पे ब्रोमीन जोड़ना है। इसमें भी कोई कार्बन एज ए Chiral कार्बन नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो आपको बोला हुआ है 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ऑल। नंबर 2 पे ब्रोमीन भी जोड़ना है, नंबर 2 पर OH भी जोड़ना है और 3 कार्बन का चेन आपको लेना है। तो यहां पर भी बच्चों मिथाइल का रिपीटेशन हो गया, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 यहां पर ऐसा था जिसमें Chiral कार्बन है और इसलिए इसको Chiral मॉलिक्यूल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्शन ऑफ बेंजिल ब्रोमाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होता है? बेंजिल ब्रोमाइड। तो रिएक्शन ऑफ बेंजिल ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज, है ना, किस प्रकार की मैकेनिज्म इसमें होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों,
जो SN1 एंड SN2 होती है, इसके अंदर एक मेजर फैक्टर होता है कि जो एल्किल हैलाइड आपको दे रखा है वो कैसा दे रखा है। अगर आपके पास टर्शियरी एल्किल हैलाइड होते हैं, अगर आपके पास एलाइलिक एल्किल हैलाइड होते हैं, अगर आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, तो ये इस प्रकार के हैलाइड होते हैं जिसके कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल हैं। जैसे यहां पर अगर मैं कार्बोकेटाइन बना करके सोचूं तो बच्चों ये रेजोनेंस करने वाला कार्बोकेटाइन होगा, और आप जानते हैं कि रेजोनेंस करने वाला कार्बोकेटाइन है तो इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, और इसलिए इस प्रकार के हैलाइड नॉर्मल कंडीशंस में कार्बोकेटाइन बनाते हुए रिएक्शंस करते हैं, और इस प्रकार के रिएक्शंस को SN1 मैकेनिज्म बोला जाएगा। और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर असिमेट्रिक। बच्चों असिमेट्रिक का मतलब अगेन वही हो गया किरेल, किरेल का मतलब वही हो गया कि एक ऐसा कार्बन जिस पर 4 डिफरेंट स्पीसीज जुड़े हुए हों। तो आराम से देखिए, ए वाले में डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए इसमें 4 स्पीसीज तो हो ही नहीं सकते, 3 स्पीसीज होंगे, तो इसको आप चेक मत करिए। बी वाले की अगर बात कर लूं तो ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, यहां पर COOH, और यहां पर ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये चारों ग्रुप अलग अलग है, तो मैं इसको किरेल मान के चलूंगा। सी की अगर बात कर लूं तो ये भी कुछ वैसा ही है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक OH हो गया, राइट के अंदर CH हो गया, और यहां पर ये बड़ा सा ग्रुप हो गया, तो ये भी किरेल कार्बन है। लेकिन बच्चों डी वाले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आ जाने से ये किरेल नहीं हो पाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से कार्बन असिमेट्रिक या किरेल हो गए, बी एज वेल एज सी। ऑप्शन देखिएगा, आई थिंक सेकंड इज द ऑप्शन जिसके अंदर बी और सी वाला आंसर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये एज ए PYQ एग्जामिनेशन में एक बार आया हुआ भी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव आयन। बच्चों एक बहुत टेक्निकल चीज आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि रेसिमिक मिक्सचर कौन से ऑप्शन के अंदर बनेगा। तो बच्चों रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए SN2 नहीं SN1 रिएक्शन मानी जाती है, इस बात का पहले आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि SN2 के अंदर तो वाल्टन इन्वर्जन हो जाता है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनता है, तो वहां तो रेसिमाइजेशन कभी हो नहीं पाएगा। तो SN1 रिएक्शन की यहां पर बात की जा रही है रेसिमिक मिक्सचर के हिसाब से। वन अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि यार रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। इनेंटियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, और इनेंटियोमर्स होने के लिए किरेल कार्बन का होना जरूरी है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना ब्रोमीन के बदले OH लाने से, वहां पर किरेल कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आइए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सोचिएगा कि इस ब्रोमीन को हटा करके जब आप OH जोड़ोगे तो क्या किरेल कार्बन बनेगा, जवाब है यस। और SN1 कराते हुए यानी कार्बोकेटाइन बनाते हुए जब आप OH नेगेटिव का अटैक करवाओगे तो जितने चांसेस राइट हैंड साइड से न्यूक्लियोफाइल के आने के होंगे उतने के उतने लेफ्ट हैंड साइड से होंगे, यानी डेफिनेटली वहां पर इनेंटियोमेरिक मिक्सर बनेगा जिसको रेसिमिक मिक्सर नाम दिया जाता है। बच्चों इस वाले ऑप्शन में सोचिए, आपने ब्रोमीन को हटा करके OH जोड़ा, लेकिन यहां तो 2 मिथाइल हैं, तो ये वाला कार्बन किरेल कार्बन नहीं बन पाएगा, और इसलिए मैं बोलूंगा कि बी कैन नॉट बी अवर आंसर। सी वाले ऑप्शन में आप SN1 करने वाले हो, तो SN1 के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक है ना, फिर कार्बोकेटाइन बनाकर के रीअरेंजमेंट कर दोगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दोगे, लेटर ऑन ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बच्चों हाइड्राइड की शिफ्टिंग करने के बाद जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना उस पर आप OH माइनस जोड़ोगे, और बच्चों उस पर जब आप OH माइनस जोड़ोगे तो उस प्रोडक्ट में कार्बन किरेल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पे मिथाइल मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर भी रेसिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अपना ओवरऑल जो आंसर है ये क्या आ गया, ओनली एंड ओनली ए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से 29 में एक ही ढर्रा है जिसको फॉलो किया जा रहा है, और बच्चों इसलिए आप ये मान करके चलिएगा कि ये जो रिएक्शंस हैं जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक हैलाइड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ना एग्जाम्पलर के अंदर 26 से 29 है ना, यानी लगातार एक जैसे क्वेश्चन इतने दे रखे हैं, और आप जब एनसीईआरटी की थ्योरीज देखते हैं तो उसके अंदर भी इसका जो मैकेनिज्म है वो काफी अच्छे से समझा रखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके आने वाले
नीट या जेईई एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल आ सकते हैं। तो बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आखिर करते कैसे हैं। अगर मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहूं, जो नॉर्मली थ्योरी क्लासेस में ज्यादा अच्छा होता है, तो उसके अंदर तो हम ये बोलते हैं कि आप इसका इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बना करके उसकी स्टेबिलिटी निकाल लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप उस वैसे नहीं करना चाहें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये ईएसआर से बिल्कुल अपोजिट होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अपोजिट होता है। ये क्या होता है, एनएसआर। ईएसआर में तो कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन यहां पर कार्बो एनायन बनता है। ईएसआर में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेंजीन पर उतना अच्छा, लेकिन यहां पर आएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करेगी, तो यहां पर ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा उतना अच्छा, ठीक है ना। तो अपन इसमें ऐसे बोलेंगे कि आप अगर यहां पर -I वाला या -M वाला ग्रुप जोड़ोगे तो वो फेवरेबल है, और अगर आपने +I वाला या +M वाला ग्रुप जोड़ा तो वो फेवरेबल नहीं है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो यहां पर फेवरेबल माने जाते हैं। तो आराम से बच्चों रिएक्टिविटी निकल जाएगा। इसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो आप इसका -M लेकर के चलोगे। यहां पर मेटा पोजीशन है तो इसका आप -I लेकर के चलोगे, ठीक है ना। इसके कंपैरेटिवली -I रिएक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाएगा क्योंकि छोटा इफेक्ट होता है, और -M ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस है जो इंडक्टिव से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। तो बच्चों सबसे कम रिएक्टिव तो हो गया A, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा C, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा B। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सेम लैंग्वेज है बच्चों, इसलिए मैं लैंग्वेज को बार बार नहीं पढ़ूंगा, बस कंपोनेंट अलग अलग आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में अलग प्रकार के ग्रुप जोड़ दिए, तो यहां पर आप मिथाइल लेकर के चलोगे तो आप लोगे इसका +I, यहां पर भी आप लोगे इसका +I। यहां पर अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस कम है तो +I लगेगा ज्यादा, और +I जितना ज्यादा लगेगा तो एक तरह से नॉट फेवरेबल है, ठीक है ना। नॉट फेवरेबल है तो B आ जाएगा सबसे पीछे, उसके बाद C और सबसे आगे A, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम रहेगा उतना फेवरेबल है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना नॉट फेवरेबल है। तो यहां पर अगर +I काफी ज्यादा है तो या तो अपन ऐसे बोलें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो गया जो न्यूक्लियोफाइल के आने का अपोज करेगा, या फिर जो कार्ब एनायन बनेगा ना उसकी स्टेबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी। तो आपका आंसर ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसके कंपेरेटिवली बच्चों एक नाइट्रो है तो आप इसका -M लेकर के चलोगे। अरे यहां पर तो 3 नाइट्रो दे दिए, और 3 नाइट्रो दे दिए फेवरेबल पोजीशन पर, तो इन तीनों का -M लगेगा, यानी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा, एक्सट्रीमली हाई। ये जो कंपाउंड है बच्चों ये पिक्रिक एसिड बना देता है अगर आप इसमें NaOH मिलाते हैं। इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि आप रूम टेम्परेचर ले सकते हैं, और इवन इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड के ही बिहाफ पर पिक्रिल क्लोराइड भी नाम दिया जाता है। बट अभी केवल रिएक्टिविटी की बात कर लें तो A वाले से ज्यादा B और B वाले से काफी ज्यादा C, यानी आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 या पार्ट नंबर 29 उसी तरह के ऑप्शन है बच्चों। एक मिथाइल है तो अपन इसका +I लेकर के चलेंगे, और यहां पर 2 मिथाइल है तो ऑब्वियस सी बात है जो +I वो 2 बार लगेगा, और +I यहां पर नॉट फेवरेबल है, यानी +I जितना ज्यादा है रिएक्टिविटी उतनी कम मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जो C है ये आना चाहिए सबसे पीछे, उसके बाद आ जाएगा B, और सबसे लास्ट में आ जाएगा A। तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द गिवन कंपाउंड। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। ओके, तो देखिए बच्चों कुछ तो एल्किल हैलाइड हैं जो पार्शियल पोलर या पोलर माने जाते हैं क्योंकि इसमें पोलरिटी है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जब अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन जब आप एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है ना। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, 0। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन से लगते हैं, वांडरवाल वाले, जो सबसे वीक फोर्स होते हैं। तो इसलिए अगर मैं एल्किल हैलाइड की तुलना
एल्केन से करूंगा तो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये हमेशा आएगा सबसे कम, ये तो होगी पहली बात। बट ब्यूटेन को सबसे पीछे यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, यानी बढ़िया ऑप्शन बना रखे। अब रिमेनिंग वालों में अगर मैं बात कर लूं तो एक सदाबहार रूल ऑर्गेनिक के चैप्टर में जो हमेशा चलता है वो चलता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो आराम से देखिए बच्चों, क्लोरीन से हेवियर हो जाएगा ब्रोमीन और ब्रोमीन से हेवियर हो जाएगा आयोडीन। तो इसी बिहाफ पर आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस बार ऑप्शन देखिए, 1 ब्रोमो इथेन यानी ब्रोमीन के साथ 2 कार्बन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन यानी ब्रोमीन के साथ 3 कार्बन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन यानी ब्रोमीन के साथ 4 कार्बन है, और ब्रोमो बेंजीन यानी ब्रोमीन के साथ 6 कार्बन है। तो यहां पर बच्चों सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम होंगे उसमें सबसे कम, और जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसमें सबसे ज्यादा, यानी अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और इनके एग्जाम में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा मेरे हिसाब से रहते हैं।